आधार बैच चला ही रहे हैं आपके आधार को मजबूत करने के लिए, आपके बेस को मजबूत करने के लिए, ताकि आपके क्लास 11th और 12th की जो तैयारी है ना बायोलॉजी में वो अच्छे से चल सके, आप ऊपर अच्छे से महल बना सके। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि बायोलॉजी में आखिर करना क्या है, क्या पढ़ना है और किस बारे में इसमें जानकारी लेनी है। तो देखो बेटा, पहले से ही समझ चुके हो कल के ही क्लास में कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग केवल और केवल सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है सजीव क्या है ना, ये बात आती है ना कि जब हम लोग सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो सजीव क्या है ये तो जानना होगा कि किसको हम सजीव कहेंगे। क्या सब सजीव हो जाएगा? क्या ये भी सजीव है? ये देख लो, ये मार्कर सजीव है क्या? ये बोर्ड सजीव है? यहाँ लाइट जल रहा है, लाइट सजीव है? तो सजीव का कुछ तो एक होगा ना कि वो उसके अंदर आएगा कि हाँ ऐसे सारे जो है गुण होंगे जो वो सजीव होंगे। तो सजीवों का क्या क्या गुण है, क्या लक्षण है, पहले ये सीखो। तो देखो, ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन, वृद्धि, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन तथा अंततः मृत्यु हो। याद रखना बेटा, जो भी सजीव है वो जन्मा भी है और उसकी मृत्यु भी होगी, अंततः मृत्यु हो, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सजीव बोलेंगे। तो सजीव क्या है? तो ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन हो, वृद्धि हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो और फिर मृत्यु हो, उसको हम लोग सजीव कहते हैं। तो जहां जहां पे आपको इस तरह का गुण और लक्षण जिस भी चीजों में दिख रहा है, आप मान लो कि वो क्या है? सजीव है। इसमें से दो गुण ऐसा है जैसे कि जनन हो गया और एक वृद्धि हो गया। बेटा क्लास 11th में जब आप लोग चैप्टर 1 पढ़ोगे लिविंग वर्ल्ड, वहां पर आपको पता चलेगा कि जनन और वृद्धि तो सजीवों का मूलभूत लक्षण है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो सजीव है। जैसे आप लोग जानते हो हिजड़ा जानते हो ना, ट्रांसजेंडर, जो कि कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं लेकिन फिर भी वो सजीव है। इसीलिए जनन एक मूलभूत लक्षण नहीं है सजीवों का। और दूसरी बात है वृद्धि, यानी वृद्धि कोई भी चीज करता है, कोई भी वस्तु अगर वृद्धि कर रहा है तो वो सजीव नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देखो, बचपन में आप लोग खेलते होगे तो मिट्टी का पहाड़ या बालू का पहाड़ बनाते होगे। जब हम लोग मिट्टी का पहाड़ या बालू का पहाड़ बनाते हैं, उसके ऊपर और मिट्टी डालते जाते हैं, इसकी वृद्धि होते जाती है। तो जब इसकी वृद्धि होते जा रही है, ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो क्या बेटा हम इसको मानेंगे कि ये सजीव है? नहीं ना, नहीं मानेंगे ना, ये सजीव है। इसीलिए कहा जाता है कि जनन और वृद्धि सजीवों का मूलभूत लक्षण नहीं है। इसके अलावा जितना भी कुछ है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब कुछ क्या है बेटा? एक मूलभूत लक्षण है किसी भी सजीव का। कोई भी सजीव होगा ये सारे लक्षण को वो अपनाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ रही है बात? तो हम लोग अभी क्या जान रहे हैं? बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे बेटा मेरे? सजीवों का अध्ययन करेंगे। देखो एकदम शांति से सीखना। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं एकदम नीचे लेवल का। ये मत समझना कि मैम ये सब तो हमको आता था। बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सजीवों का भी डिफिनेशन नहीं सही से पता है। तो पहले एकदम हम लोग बेस से चल रहे हैं ना, तो बेस से चलो। मतलब क्या है कि हम लोग पहले देखें बायोलॉजी क्या है। क्योंकि बायोलॉजी आप लिए हो, है कि नहीं? बायोलॉजी लिए हो तो पहले जानो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है, इसके जनक कौन है, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया, और क्या क्या शाखाएं हैं इस जीव विज्ञान में, और कितनी शाखाएं हैं, इन सब के बारे में पहले आप लोग जाने। अब बात आती है कि ठीक है हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो सजीव क्या है? तो सजीव क्या हो गया बेटा? ये भी आप जान गए हो, जिसमें श्वसन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, पाचन हो रहा है, अवशोषण, उत्सर्जन, ये सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या है? सजीव है। तो सजीव या तो यहाँ पे जंतु होगा, गलती से तंतु लिखा दिया गया है, जंतु हो सकते हैं या फिर पादप हो सकते हैं। तो सजीव पादप भी है। बहुत सारे बच्चे को ये भी टेंशन होता है कि मैम पादप क्या सजीव है? बिल्कुल बेटा, पादप भी यानी पेड़ पौधे भी जो हैं वो सजीव हैं। तो देखो पृथ्वी पर, अब इसके आगे का बात समझना। देखो सबसे पहली बात हम लोग क्या समझे कि बायोलॉजी में हम सजीव का अध्ययन करेंगे। और सजीव क्या है तो आप जान गए। अब बोले सजीव है तो सजीव बना किस चीज से है? किसी न किसी चीज से तो बना होगा। जैसे कि ये बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग किससे बना है? आप बोलोगे मैम ईंट से बना है, बालू है, और इसमें और भी सीमेंट है, और भी बहुत सारे चीज हैं, छड़ है, और भी कुछ कुछ है।
तो बोले हाँ, इन सब चीजों से मिलकर के क्या बना है, ये पूरा घर, ये पूरा बिल्डिंग बना है। तो बेटा उसी तरह से तो सजीव भी है ना, सजीव भी तो किसी चीज से बना होगा, उसकी भी तो कोई छोटी सी इकाई होगी। जैसे इस घर की छोटी सी इकाई कौन है, ईंट है। ईंट को ईंट में जोड़ते 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 ये पूरा दीवार तैयार हुआ, और दीवार को आपस में जोड़ते चले गए तो एक कमरा, ऊपर से छत बना दिए तो घर तैयार हो गया। हुआ ना बेटा। उसी तरह से हमारा भी शरीर है, हम भी सजीव हैं, तो हमारा भी शरीर तो किसी चीज से बना होगा। तो वो चीज कौन सा है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सजीव हैं वो किससे बने हैं बउआ, कोशिका से बने हैं, याद रखोगे। ठीक है, एकदम बेसिक नॉलेज है, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं हो रहा है। अभी 2-4 दिन तक एकदम छोटा छोटा बात हम लोग करेंगे, एकदम धीरे धीरे सीखो। ठीक है, पहले बायोलॉजी जानो। ओके ना बेटा। आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग जो है ना इग्नोर करके आते हो। इग्नोर आप ही लोग नहीं, हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोग भी बिहार बोर्ड से ही हैं, इग्नोर करते हुए आए हैं क्लास 6 से, उससे भी पहले से कभी तो बायोलॉजी पे ध्यान दिए नहीं। जीव विज्ञान होता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे आए 10th में भी ट्यूशन टीचर जो होते हैं वो तो पढ़ाते हैं नहीं बायोलॉजी, वो बोलते हैं सीधा तैयारी कर लो तुम। वो ज्यादातर ध्यान किस पे देते हैं, मैथ पे देते हैं, इसलिए आप मैथ पे ज्यादा फोकस करते हो। तो अभी मेरा काम है आप लोगों को इंटरेस्ट जगाना कि बायोलॉजी है क्या, क्या पढ़ना है और कैसे इसको सीखना है बेटा। ठीक है, तो फिर बस सीखते चलो। तो एक एक लाइन करके हम लोग सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। ओके ना, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो क्या बोले, सजीव का अध्ययन हम किस में करते हैं, जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में सजीव का अध्ययन कर रहे हैं, तो सजीव किससे बना है, सजीव भी तो किसी चीज से बना होगा ना बाबू। तो सजीव किससे बना है बेटा, कोशिका से बना है। याद रखना, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी सजीव किससे बनेगा, जीव विज्ञान, सॉरी, दुनिया का कोई भी सजीव कोशिका से बना है। याद हो गया, किससे बना होगा, कोशिका से। बोले कोशिका कितनी प्रकार की होगी। अब पहले यहाँ पे हम लोग कोशिका के बारे में आज चर्चा करते हैं। ओके, इतना सा तो समझ में आ गया, सजीव बना है कोशिका से। चाहे वो सूक्ष्म जीव हो बेटा या फिर दीर्घ जीव हो, या तो छोटा से छोटा जीव हो जो आंख से नहीं दिख रहा हो, या फिर बड़ा से बड़ा जीव जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, जैसे हाथी हो गया, ब्लू व्हेल मछली जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, डायनासोर भी है, सॉरी था, लेकिन अभी नहीं है। ओके, तो जितने भी सजीव है वो किससे बन गए, कोशिका से बन गए। अब समझना, कोशिका यानी सेल, एकदम बेसिक क्लास, सेल। ठीक है, तो सेल कितने प्रकार का है, कोशिका कितनी प्रकार की है, पहले समझना बेटा कि कोशिका के संगठन पर आधारित सजीव 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका के संगठन, संगठन ऐसे कह सकते हो, ग्रुप। ठीक है, तो कोशिका के संगठन के आधार पर कितने प्रकार के सजीव हो सकते हैं, 2 प्रकार के। या देखो यहाँ पर एक चीज समझो, कोशिका के संगठन के आधार पर 2 तरह के सजीव। अगर एक कोशिका से कोई जीव बना है, केवल एक कोशिका से, याद रखोगे, केवल एक कोशिका से अगर कोई जीव बना है तो उसको हम कहेंगे एक कोशिकीय। क्या कहेंगे बेटा, एक कोशिकीय जीव। ओके, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, हिंदी भी अच्छा है, अंग्रेजी भी अच्छा है, जिसको जिसमें समझ में आता है उसमें ध्यान देना। अंग्रेजी पढ़ने के लिए इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है बेटा क्योंकि साइंस एक ऐसा फील्ड है ना, आपको हिंदी से ज्यादा इजी अंग्रेजी लगेगा। अभी नहीं, अभी नए हो ना तो हिंदी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो हिंदी का कुछ कुछ वर्ड बड़ा कठिन आएगा, तो आप बोलोगे मैम अंग्रेजी में ही पढ़ाइए, अंग्रेजी ही ज्यादा इजी लग रहा है, इसलिए दोनों ही सीखो। तो क्या हो गया, कोशिका के संगठन के आधार पर अगर एक कोशिका से जीव बना है तो क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर। और अगर एक से अधिक कोशिका से बना होगा ना बेटा, इसको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव है। अब ये बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेरे क्लास में कोई बकवास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। ओके, तो सिर्फ पढ़ाई करो, बकवास अभी नहीं करेंगे। जब आएगा समय ना बकवास करने का तो बकवास भी होगा, पहले सीखो। तो कोशिका के संगठन के आधार पर, कोशिका के संगठन के आधार पर
संगठन के आधार पर सजीव कितने प्रकार के हो गए बेटा? 2 प्रकार के हो गए। यदि एक कोशिका से मिलकर बने हैं तो उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। और अगर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तो क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। हमेशा याद रखना। और एक कोशिकीय जीव कभी भी हम लोगों को नंगे आंखों से नहीं दिखेगा, जबकि बहुकोशिकीय जीव आंखों से दिखने वाला है, दिखेगा। जैसे हम लोग आंख से विजिबल है ना बेटा, हम लोग दिखते हैं ना, तो हम लोग कैसे हो गए? बहुकोशिकीय जीव हो गए। इतना सा क्लियर हुआ? इतना सा क्लियर हुआ बात? ये बात अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात हो गया संगठन के आधार पर कोशिका। अगर कोशिका के संगठन के आधार पे है तो सजीव कितने तरह का, लेकिन कोशिका का प्रकार कितना है, कितने प्रकार की कोशिका हो सकती है? संगठन नहीं जानना है हमको, संगठन नहीं जानना है। मतलब एक कोशिका मिलकर के एक कोशिका से ही सजीव बन रहा है या एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से सजीव का निर्माण हो रहा है, वो नहीं जानना है हमको। जानना है कोशिका कितने प्रकार की है, यानी उसकी जो संरचनाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो बेटा, कोशिका संरचना के आधार पर 2 प्रकार का है। कितना? 2 प्रकार का। संरचना के आधार पर कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा बेटा, समझना। तो 2 प्रकार का कौन कौन सा है? एक है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देखो बहुत बच्चे को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक याद ही नहीं रहता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। आज का क्लास कर लो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा क्लास कर लो, कभी नहीं भूलोगे कि प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है बेटा, एक बार खाली समझो, ठीक है? जितना समझाएंगे उतना समझ जाना ध्यान से। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि कोशिका की संरचना के आधार पर कितने तरह की कोशिकाएं हो गई? 2 तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो याद रखो, देखो यहाँ पे प्रो और यहाँ पे यू, बाकी का कैरियोटिक यहाँ पे भी सेम है और कैरियोटिक यहाँ पे भी सेम है। इसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा पे पहले कन्वर्ट करते हैं। बोलचाल के भाषा पे कन्वर्ट करने से होता क्या है, कोई भी चीज आसानी से याद हो जाता है बेटा। तो सबसे पहले बोलचाल के भाषा पे कन्वर्ट करो। प्रो का मतलब होता है पुराना, क्या नाम हो गया? हम लोग क्या रख दिए इसका नाम? पुराना, ठीक है? और यू मतलब न्यू, यू मतलब न्यू। देखो ये एक तरीका है याद रखने का, ठीक है? यू का मतलब क्या? न्यू। अब प्रो का मतलब क्या? पुराना। कैरियोटिक यहाँ पे भी है बेटा, कैरियोटिक यहाँ पे भी है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो याद रखना, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। क्या मतलब होता है? केंद्रक। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? केंद्रक। ओके, मतलब बेटा प्रोकैरियोटिक में पुराना केंद्रक और यूकैरियोटिक में नया केंद्रक। याद हुआ? समझ आया? पुराना केंद्रक और नया केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जीव वैसे होंगे जिसके पास केंद्रक तो होगा पर पुराना होगा। अब पुराना काहे होगा ये हम समझाएंगे। और यूकैरियोटिक जो जीव होंगे उसके पास केंद्रक कैसा होगा? न्यू होगा, नया होगा। हम लोग यूकैरियोटिक हैं बेटा, ये बात याद रखना, यूकैरियोटिक है। ओके, हमारा केंद्रक कैसा है? नया है। अब ये भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि पुराना और नया में क्या अंतर है। पुराना और नया में क्या अंतर है, इसको समझने का एक सिंपल सा फंडा हम बनाए हैं बच्चे को समझाने के लिए। आप लोग भी इसी फंडे से समझो। क्या करना है, मान लो कि एक घर है, एक पुराना घर और एक नया घर, ठीक है? कंपैरिजन करना है आप लोगों को, कंपैरिजन करना है और बताना है। पुराना घर आप लोग जब भी देखते होगे बड़ा मजबूत होता है। पुराना घर बड़ा मजबूत होता है, ये बात जानते हो ना? अभी भी देखो बहुत सारा किला सब अभी भी सुरक्षित है, कितनों भूकंप आ जाए नहीं टूटता है। लेकिन नया घर टूट जाता है, टूटता है। मतलब इसकी जो बाहर की दीवारें हैं वो ज्यादा मजबूत है और इसकी क्या है?
कमजोर है उसके मुकाबले। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पुरनका घर जो है ना, इसके पास जो सुरक्षा लेयर है बाहर से वो उसके मुकाबले ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो बेटा ये जो पुरनका घर है यानी बैक्टीरिया वाला जो घर है ना, इसके पास सुरक्षा लेयर कै गो है, 3 गो है। देखो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज भी आते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, सब प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। ओके, तो इसमें कितना सुरक्षा लेयर हो गया, 1 2 3। लेकिन नया वाले में सुरक्षा लेयर जो होता है ना, या तो 1 होगा बेटा, या फिर 1 से अधिक यानी 2 होगा, 3 नहीं होगा। अब नाम भी सबका हम बताएंगे, पहले समझो। पहले क्या हो गया, पुराना घर और नया घर। अब केंद्रक का बात करते हैं। केंद्रक कहाँ होता है, आप लोग बचपन में इस तरह से चाप से ऐसे खींचते होगे तो पता होगा, बीच वाले को हम लोग केंद्र बोलते थे ना, केंद्र बिंदु। तो यहाँ पे केंद्र नहीं बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। तो केंद्रक कहाँ होगा, यहाँ बीच पे, यहाँ पे बीच पे होगा ना, होगा बीच पे बेटा। तो यहाँ पे भी बीच पे है और यहाँ पे भी बीच पे है। पुराना वाला में क्या है, इसके केंद्रक में खजाना समझना। अभी समझोगे क्या कि इसके केंद्रक में क्या है, खजाना है, और इसके भी केंद्रक में क्या है, खजाना है। और खजाना का नाम क्या है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। खजाना का नाम क्या है बेटा, गुणसूत्र नाम है। खजाना का नाम है गुणसूत्र। यहाँ पे भी क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है। ओके, ये भी समझ लो, समझ गए। खजाना वहां भी है, खजाना यहाँ भी है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि पुराने घरों में जो खजाना रखा होता था ना, ऐसे ही, वहां ज्यादा ताला वाला लॉकर उकर नहीं लगा हुआ होता था। पर नया वाला जो घर है, कितनों बाहर से कमजोर हो, अंदर में लॉकर जो लगा रहेगा ना, वो बड़ा मजबूत होगा, एकदम 2-3 लॉक रहेगा, उसमें डिजिटल लॉक भी रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी खजाना है यानी गुणसूत्र है, लेकिन इसके पास क्या है, लॉक लगा हुआ है इस तरह से, और इसके पास लॉक नहीं है। और इस लॉक का नाम क्या है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। तो किसके पास केंद्रक झिल्ली हो गया, नए वाले के पास, यानी यूकैरियोटिक के पास केंद्रक झिल्ली है, पर प्रोकैरियोटिक के पास केंद्रक झिल्ली नहीं है। प्रोकैरियोटिक यानी पुराना केंद्रक वाला कोशिका जो है, उसके पास सुरक्षा लेयर ज्यादा है, जबकि नए वाले के पास सुरक्षा लेयर कम है। अब नाम जानो सुरक्षा लेयर कौन कौन सा है। देखो, ये जो सबसे भीतर वाला सुरक्षा लेयर है ना बेटा, ये सबसे भीतर वाले सुरक्षा लेयर का नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है इसका, कोशिका झिल्ली। और इसके पास भी कोशिका झिल्ली है, ये भीतर वाला। ठीक, इसके बाद वाला जो ये वाला लेयर दिख रहा है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या नाम हो गया, कोशिका भित्ति। और यही कोशिका भित्ति इसके पास भी है। लेकिन देखो तो एगो एक्स्ट्रा चीज है ना इसके पास है क्या, नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास है। तो इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है कैप्सूल। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैप्सूल। तो ध्यान से समझना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही अंतर है, इन दोनों में बेटा बहुत अंतर है, बहुत सारा चीज हम लोग को सीखना है। लेकिन जो एक फंडामेंटल अंतर होता है ना, जो एकदम याद रखने लायक बात है, एक बार में कोई पूछा कि बताओ बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक के पास केंद्रक झिल्ली नहीं है और यूकैरियोटिक के पास केंद्रक झिल्ली है। हो गया, यही वाला अंतर बता दोगे ना, उस समझ जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक के पास 3-3 को सुरक्षा लेयर है, लेकिन यूकैरियोटिक के पास या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अगर प्लांट होगा ना बेटा, उसके पास 2 होगा, पादप के पास 2 होगा, पर हम लोगों के पास, मतलब हम लोग जानवर हैं, हम लोगों के पास कितना सुरक्षा लेयर है, केवल 1 है। हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक है। ओके, बात आई समझ में। फिर से कंसीडर करो बात को, कोशिका संरचना के आधार पे कितने तरह का, 2 तरह का, प्रोकैरियोटिक और बेटा यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब पुरनका और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, यू का मतलब न्यू का मतलब नया, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक यानी पुरनका केंद्रक। आप जानते हो कि पुराना घर सब में ढेर खजाना होता था, लेकिन लॉकर अच्छा नहीं था, लॉक लगता ही नहीं था, उन लोगों को कोई डर नहीं था। अरे लॉक लगा के करेंगे क्या, सबके पास है खजाना।
पर अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कान का झुमका उमका है ना, सबको हम लोग क्या करते हैं, एकदम लॉक लगा करके रखते हैं कि कोई चुरा के नहीं ले जाए। तो वही यही समझ आ रही है बात। तो हम लोग खजाना किसको मानेंगे, खजाना ये भीतर वाले को मानेंगे, जिसका नाम क्या है, गुणसूत्र। आप लोग सुने होंगे गुणसूत्र का नाम, गुणसूत्र। और गुणसूत्र किससे बना होता है बेटा, तो गुणसूत्र बना होता है डीएनए से, और प्लस में प्रोटीन भी होता है इसमें, ठीक है। डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, वही चीज यहाँ पे भी है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर क्या है, इसका गुणसूत्र बिना किसी झिल्ली का है, बिना केंद्रक झिल्ली का है, पर यहाँ पे इसका गुणसूत्र क्या है, केंद्रक झिल्ली के अंदर है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली बाहर से है और उसके अंदर खजाना पड़ा है, खजाना यानी गुणसूत्र पड़ा है। आई बात समझ में, अंतर बुझाया बेटा, यही अंतर है, फंडामेंटल अंतर इसको कहते हैं। दोनों के पास वही चीज है, लेकिन अंतर क्या हो गया, सुरक्षा लेयर वहां खजाना में ज्यादा है और यहाँ घर में ज्यादा है चारों तरफ से। आई बात समझ में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव आप लोग सीखे। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसा, तो इस तरह का जिसके पास कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली नहीं है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली है। ये फंडामेंटल अंतर है बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारा अंतर है, हम बता रहे हैं ना आप लोगों को, ये मत समझना है कि मैम सिर्फ इतना ही अंतर है, इसके अलावा बहुत अंतर है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे सीखो। अभी क्या बोले, आधार बैच है ना, एकदम धीरे धीरे हम लोग एकदम आधार बनाते चलेंगे, मजबूत हो जाओगे, तब बड़ा बड़ा बात आपके ऊपर डालेंगे, तब आप सीखने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा सीखो, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सा जीव आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका रखने वाला कौन कौन सा जीव है और यूकैरियोटिक रखने वाला कौन कौन सा जीव है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा जीव है। देखो प्रोकैरियोटिक रखने वाले में बेटा आता है, सबसे पहला नाम है जीवाणु का, यानी बैक्टीरिया, नाम याद रखना जीवाणु। उसके अलावा आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। मेरा हिंदी थोड़ा सा गलत होता है, आप लोग जो है ना कभी ये मत बोलना कि मैम हिंदी का स्पेलिंग आप गलत लिखती है, हिंदी मेरा गलत अक्सर होता है। इसमें हम बहुत अपने टीचर से जब स्कूल टाइम में थे ना बहुत मार भी खाए हैं कि हिंदी में हर्षीकार दीर्घिकार मेरा हमेशा गलत होता था। तो बेटा ज्यादातर इंग्लिश लिखने का आदत है, इसलिए हिंदी में कभी कभी गलत हो जाता है। आप लोग बस मेरा भावना समझना, मेरा हिंदी व्याकरण पे मत जाना, हिंदी व्याकरण पे मत जाना, हिंदी व्याकरण खराब है मेरा। चलो तो जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, इसके अलावा बेटा माइकोप्लाज्मा है। नाम याद रखना, माइकोप्लाज्मा बड़ा ही खास चीज है, जोकर है, लिविंग वर्ल्ड में ये जोकर है, जोकर कहलाता है, जोकर कहलाता है। क्यों जोकर कहलाता है, क्योंकि बेटा ये जो माइकोप्लाज्मा है ना दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है, सबसे छोटा कोशिका। पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन है, तो क्या बोलोगे, माइकोप्लाज्मा है। समझ आई बात, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात याद रखना, माइकोप्लाज्मा क्या हो गया, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। इसी कारण से माइकोप्लाज्मा को हम लोग लिविंग वर्ल्ड पे अपने जो है सजीवों पर जोकर का नाम दिए हैं, इसको जोकर कहते हैं। चलिए अब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग हैं ही, और हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं बेटा जानवर में, ठीक है। याद रखना हम लोग जानवर हैं, इंसान तो है लेकिन जानवर है, ओके। उसके अलावा इसमें कौन कौन आता है, जितने भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है जो अपना भोजन अपने से बनाते हैं। इसके अलावा कौन आता है बेटा, कवक, कवक यानी मशरूम जो खाते हो, ब्रेड पे जो लग जाता है वो कवक। और इसके अलावा भी कौन है, तो प्रोटोजोआ। अच्छा प्रोटोजोआ हम क्या लिख दिए, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं वो सब क्या हैं, यूकैरियोटिक है। यानी जितने भी जानवर, हम जानवर गलत लिख दिए, हम यहाँ पे जानवर नहीं होगा बेटा, एनिमल लिखेंगे, जंतु। जानवर ने इसको सही कर लो, जंतु कर लो, ये ज्यादा ही सौम्य और सभ्य लगता है। ये जानवर थोड़ा जो है ना बड़ा ही खराब सा वर्ड लगता है। तो जंतु, जितने भी जंतु हैं
जितने भी पादप हैं यानी ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन अपने से बनाते हैं, कवक यानी जिसके पास कोशिका भित्ति है पर अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, और उसके अलावा है प्रोटिस्टा जगत का जीव। मतलब ये 4 जो जीव हैं, ये सारे 4 तरह के जो जीव हैं, 4 किंगडम के, 4 जगत के जो जीव है, ये सब क्या है बेटा, यूकैरियोटिक है। और इन सभी जीवों को हम लोग मिला करके एक नाम देते हैं मोनेरा जगत के जीव। मोनेरा जगत के जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेरा जगत के जीव कहते हैं, याद रखना, मोनेरा जगत के जीव। कोई पूछेगा मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। और ये सारा जीव कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, यानी पुरनका केंद्रक रखने वाला। गुणसूत्र तो है पर केंद्रक झिल्ली नहीं है। और यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, इस सबके पास क्या है बेटा? ये सब नया केंद्रक वाला है। गुणसूत्र तो है और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी घिरी हुई है। समझ आ रही है बात? एकदम फंडामेंटल बात है। सीख गए? ज्यादा नहीं सिखाएंगे हम एक दिन में, धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे कैच करो। अभी 15 मिनट का क्लास चलेगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इसी तरह से होते होते अगर आप लोगों का साथ रहा तो बेटा कभी कभी हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे और लाइव सारी डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे एक दूसरे से बात करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। आज के लिए बस बाय, गुड नाइट।